नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग एमपी पटवारी राजस्व निरीक्षक सहायक विकास विस्तार अधिकारी की सीरीज कवर कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम सिलेबस के अनुसार सभी प्रश्नों को विस्तार के साथ कवर कर रहे हैं। सिलेबस में मध्य प्रदेश का इतिहास, सामान्य प्रबंधन, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी व अंग्रेजी विषय शामिल हैं। और जिन लोगों ने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी वे प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो चेक कर सकते हैं। यह इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न सामान्य विज्ञान से संबंधित है। छोटा, सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब पाने के लिए किस दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाएगा? तो प्रश्न पूछा गया है कि किसी वस्तु का किस दर्पण के सामने छोटा, सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण के बारे में आप जानते होंगे, जो बाइक या वाहन, चार पहिया वाहनों में जो साइड मिरर होता है जिसमें हम पीछे का भाग साफ देख पाते हैं, छोटे से शीशे में काफ़ी दूर तक की चीज़ें देख पाते हैं, वह उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो अपसारी दर्पण भी ऑप्शन में है, तो आपको यही टिक करना है। उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि दूरदृष्टि दोष में भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष का नाम जरूर दूरदृष्टि दोष है, परंतु इसमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखती, इस बारे में याद रखिएगा। और अवतल दर्पण का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष में, जिसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सामान्य विज्ञान से ही है। धुएं में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा? तो धुएं में पूछा गया है, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है लाल रंग, बैंगनी रंग, पीला रंग और हरा रंग। तो आपको बता दें कि धुएं में जो है बैंगनी रंग, तो याद रखिएगा बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है सबसे कम होता है। अगर पूछा जाता है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो प्रकीर्णन के लिए बैंगनी रंग याद रखिएगा, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन दोनों एक दूसरे की अपोजिट होती है। और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वह सबसे कम होता है। यहाँ से ये 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन चारों के बारे में आपको याद रखना है। ये इस तरह के प्रश्न ही आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और यह प्रश्न तो अनेकों बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और आज की यह वीडियो हमारी वीडियो सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। और आगे भी इस तरह की वीडियो आपको चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। आपके जो भी मित्र दोस्त इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको यह वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य प्रबंधन से लिया गया प्रश्न है। कोई प्रबंधक अन्य राज्य के कर्मचारियों के साथ पक्षपात करता है तो किस सिद्धांत का उल्लंघन करता है? ऑप्शन है अनुशासन का सिद्धांत, पारिश्रमिक का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत और संघभाव का सिद्धांत। तो कोई भी प्रबंधक जब अन्य राज्यों के कर्मचारी के साथ पक्षपात करता है तो किस सिद्धांत का उल्लंघन है, यही प्रश्न में पूछा गया है। यानी कि पक्षपात पर कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, तो आपको बता दें कि इसमें समानता का जो सिद्धांत है उसका उल्लंघन किया गया है। जैसे कि मध्य प्रदेश पटवारी में किया गया है कि उत्तर प्रदेश के छात्र मध्य प्रदेश पटवारी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो यह कहीं ना कहीं समानता का सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। दिया है जाति, लिंग, स्थिति एवं धर्म के आधार पर पक्षपात इस सिद्धांत का उल्लंघन है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य प्रबंधन से ही लिया गया प्रश्न है। न्यूनतम लागत के साथ कार्य के लिए प्रबंधन से संबंधित शब्द है। तो पूछा गया है कि न्यूनतम लागत के साथ कार्य करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है दक्षता, दूसरा है प्रभावशीलता, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है कार्यशीलता। तो आपको बता दें कि न्यूनतम लागत के साथ कार्य करने के लिए प्रबंधन से संबंधित शब्द दक्षता है। यानी कोई व्यक्ति न्यूनतम लागत के साथ कार्य कर रहा है तो ऐसे प्रबंधन को दक्षता कहा जाता है। और कार्य में लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रबंधन में संबंधित शब्द प्रभावशीलता है। यानी कार्य में अगर लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसे प्रबंधन में संबंधित शब्द प्रभावशीलता कहा जाता है। तो आपको उदाहरण के साथ बता देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है और न्यूनतम लागत के साथ कार्य कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, तो यह उसकी दक्षता कहलाएगी।
और अगर उसी व्यापार में वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, यानी उसमें खूब सफलता हासिल कर लेता है, तो इस प्रकार के लक्ष्य को प्रबंधन की दृष्टि से प्रभावशीलता कहा जाएगा। यह दोनों शब्द महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखिएगा। तो इस वीडियो सीरीज में 50 वीडियो देने का लक्ष्य रखा गया है, और जब यह 50 वीडियो की सीरीज आपकी कवर हो जाएगी तो उसके बाद आपको MCQ की क्लास भी चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी, और MCQ के आधार पर आपको आपकी तैयारी का भी एक जायज़ा मिल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी लगभग हो चुकी है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात और भी कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न प्राचीन इतिहास और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित है, और 16 महाजनपद से यह प्रश्न लिया गया है। तो प्रश्न है कि महाजनपद का अवंती महाप्रदेश के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो 16 महाजनपद में से एक अवंती क्षेत्र भी था, यानी अवंती महाजनपद भी था। वह मध्य प्रदेश के किस वर्तमान क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यही प्रश्न में पूछा गया है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और ग्वालियर। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं, 16 महाजनपद बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर सही मिलान के लिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो 16 महाजनपदों की आपको राजधानियाँ भी याद करनी है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर है मालवा। तो मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है वह अवंती महाजनपद क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। या आसान शब्दों में कह सकते हैं कि आज का जो मालवा क्षेत्र है वहाँ प्राचीन काल में अवंती महाजनपद हुआ करता था। और महाजनपद अवंती की जो उत्तरी भाग की राजधानी है वह उज्जैनी है, और दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती थी। तो ये दोनों राजधानी हैं, और 16 महाजनपद की सभी राजधानियाँ आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कभी बुंदेलों की राजधानी हुआ करती थी। तो ऑप्शन में पूछा गया है कि यहाँ ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें बुंदेलों की राजधानी कौन सी हुआ करती थी। पहला शिवपुरी, दूसरा भिंड, तीसरा छतरपुर, चौथा ओरछा। तो आपको बता दें कि इसका सही आंसर है ओरछा। बुंदेलों की राजधानी ओरछा हुआ करती थी, और ओरछा के राजा राम मंदिर के बारे में आप सभी को जानकारी है। और इसमें दिया गया है आगे, 1531 में ओरछा राज्य की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह ने की। रुद्र प्रताप सिंह एक शासक हुआ करते थे जिन्होंने ओरछा राज्य की स्थापना की थी, और ओरछा के पहले राजा के रूप में इन्हें ही जाना जाता है। तो रुद्र प्रताप सिंह के बारे में याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है बुंदेलखंड, जहाँ ओरछा राज्य है, यहाँ के ये पहले राजा थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न सामान्य हिंदी से लिया गया है। नि उपसर्ग निम्न में से किस शब्द में लगा है। तो यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं, निराकार, निस्सार, निपात और निर्जीव। पूछा गया है कि इनमें से नि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है। तो उपसर्ग यानी जो शब्द के प्रारंभ में लगा हुआ होता है उसे उपसर्ग कहा जाता है, और जो पीछे लगा होता है शब्द के उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो उपसर्ग के बारे में आपको बता दें कि इसका जो सही आंसर है वह निपात है, और निपात इसका सही आंसर है क्योंकि निपात शब्द में नी आगे लगा हुआ है, और बाकी के जो शब्द हैं निर्जीव, तो इसमें निर लगा हुआ है, निराकार में भी निर लगा हुआ है, और निस्सार में भी निस लगा हुआ है। केवल एक निपात शब्द ऐसा है जिसमें नी प्लस पात यानी निपात, तो निपात उपसर्ग लगा हुआ है। और बाकी के हमने आपको बता ही दिया, और ये संधियां भी इस बहाने आपकी कवर हो रही हैं। तीनों संधियां आप देख लीजिए, निर्जीव की संधि क्या होगी, निराकार की क्या होगी और निस्सार की क्या होगी, और तीनों में उपसर्ग क्या लगे हुए हैं वह भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय से 1-2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए अगला प्रश्न प्रत्यय से संबंधित है, उसको भी देख लेते हैं। निम्न में से अच्छाई शब्द में प्रत्यय शब्द है। तो पूछा गया है कि अच्छाई शब्द में प्रत्यय शब्द कौन सा है, यानी पीछे का शब्द कौन सा लगा हुआ है, कौन सा जुड़ा हुआ है। तो संधि के आधार पर आप इसे कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ दिया गया है ऑप्शन में ई, आई, ऐ और छाई। तो अच्छाई शब्द में मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वह बी आई है। कैसे है आपको संधि विच्छेद करके बता देते हैं। तो अच्छाई का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा अच्छा प्लस आई,
तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो प्रत्यय शब्द लगा है वह आई होगा। और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। प्रत्यय जो पीछे लगा होता है शब्द, यानी इसको आखिर में जो कह सकते हैं कि आखिर में जो शब्द लगा होता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और प्रारंभ में जो शब्द जुड़ा होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न सामान्य कंप्यूटर विज्ञान से लिया गया है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इस प्रकार के प्रश्न तो अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिल ही जाते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं प्रोजेक्टर, स्कैनर, मॉनिटर और स्पीकर। तो इसमें से आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, और आपको बताना है कि इनमें से जो सही आंसर है वह है आपका स्कैनर। और स्कैनर के अलावा जो बाकी के दिए गए हैं प्रोजेक्टर, मॉनिटर, स्पीकर, ये सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं। और कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं ये सारे बता देते हैं आपको। प्रोजेक्टर, प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, यह सभी आउटपुट डिवाइसेस हैं। और इनपुट में आपके जॉयस्टिक हो गया, माउस हो गया, इस तरह की इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड हो गया। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, यह देख लेते हैं। सामान्य अंग्रेजी से लिया गया प्रश्न है। कल भी हमने आपको सिनोनिम वर्ड के बारे में बताया था, आज भी सिनोनिम वर्ड से ही प्रश्न पूछा गया है। सिनोनिम वर्ड का अर्थ होता है पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्द। तो यहाँ एक वर्ड दिया गया है रीजॉइस। रीजॉइस का इसमें से समान अर्थ यानी सिनोनिम वर्ड कौन सा है यह पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रीव, एक्सल्ट, ब्रूड और कॉन्सियल। तो इसमें से जो सही आंसर है वह है एक्सल्ट। और एक्सल्ट क्यों है तो उसके बारे में आपको सभी की हिंदी की मीनिंग पता होना चाहिए। आपको बता देते हैं, रिजॉइस का जो अर्थ है वह है अधिक खुशी, और एक्सल्ट का अर्थ भी लगभग उससे संबंधित होता है, जैसे कि उल्लास, यानी विजय के बाद जो उत्साह आता है वही उल्लास, एक खुशी का एक समान अर्थ होता है, और यही इस प्रश्न का आंसर भी है। और ग्रीव का अर्थ होता है अत्यंत दुखी। और इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया गया था ब्रूड, सी नंबर पर, उसका अर्थ होता है चिंतित, किसी बात को लेकर चिंता करना ही ब्रूड शब्द का अर्थ है। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको इस वीडियो में हमने कवर किया, और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।